क्या मुर्गी। अच्छा, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन हुआ है, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर बहुत किसी टीसीएस में बहुत बार एग्जाम गोल्डन फाइबर। हाँ, एक बताओ, गोल क्रांति। आलू 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 सब्जियों का राजा कौन होता है? आलू। आलू जो है सब्जियों का राजा है। लाल क्रांति बताइए। टमाटर और मांस। सही है। एक बताइए, ये नहीं बता पाओ, धूसर क्रांति। धूसर ये लिखाया नहीं, लिखाया नहीं, ये बात इसने पकड़ लिया। सही सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे। पशुपालन, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, एग्रीकल्चर। रासायनिक उर्वरक। बहुत सही, रासायनिक उर्वरक सही। रासायनिक उर्वरक। एक और नीली क्रांति। मत्स्य पालन, पानी नीला होता है उसमें। और एक और ये नहीं बताया, बताओ, सदाबहार क्रांति। सदाबहार ये नहीं लिखवाए थे। नहीं, फूल से नहीं, ये होता है जैविक खेती। जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग जानते हो? बताया थे ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप तो थे, आपको मैंने पढ़ाया था एग्रीकल्चर। बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी रिसेंट में कल या ये हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ और इनको बहुत आता है। जैविक खेती वाला जैविक वाला क्या? जैविक वाला जैविक। पहले से कुछ बताइए। जैविक जैविक एग्रीकल्चर। अच्छा, कल आए थे नहीं? अच्छा, जैविक खेती आप यहाँ मैंने जैविक फसल बताइए। हाँ, जैविक मतलब जो खेत होता है उसमें गोबर डाल के जो फसलें मतलब रासायनिक मतलब कोई भी चीज ना यूज किया, रासायनिक पेस्टिसाइड। और पहली फसल 2016 में आप भी बताएं बोले अपना। सर 2016 में सिक्किम में शुरुआत की थी। क्या? 2016 में सिक्किम में पहले। देखिए ये इतना पढ़ते हैं यहाँ पर, कहाँ सोए चला हैं? पिक्चर देखिए, चलिए इतना रिवीजन हो। एग्रीकल्चर के कितने सेक्टर थे? सॉरी, एग्रीकल्चर की अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर? 5। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इतना रिकॉल करा दिया आप लोगों का, ठीक। जैविक उर्वरक हो गया था। चलिए अगला कृषि वित्त हेडिंग है, कृषि वित्त। कृषि वित्त देखिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसमें कौन ये ग्राफ ऐसे बनाइएगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, ग्राफ बना के बताते हैं। लिखिएगा, पहले लिख लीजिएगा अल्पकालिक, लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा। अल्पकालिक बहुत सही क्यों भरे हो, जो भी आप भरे होंगे। अल्पकालिक ऐसे चलता है तो अच्छा लगता है। मध्यकालिक, मध्यकालिक एक होता है दीर्घकालिक। मध्यकालिक उसके बाद दीर्घकालिक। दीर्घकालिक अब समझ लीजिए कौन ऋण कितने कितने टर्म के लिए दिया जाता है। हाँ, लेकिन इस पर अब कृषि वित्त को जो है तो वो फंडिंग कौन करता है? कृषि वित्त फंडिंग कौन करता है? नाबार्ड का नाम सुना? नाबार्ड फंडिंग करता है, ठीक। देखिए देखिए अल्पकालिक ऋण जो होता है
0 से 15 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 0 से 15 मंथ के लिए। और ध्यान दीजिएगा, यह किसके लिए किया जाता है? एग्रीकल्चर, जो आप फसल उगाते हैं, किसान क्रेडिट समझे, वो किसान क्रेडिट जानते हैं, वो इसी में आता है। किसान क्रेडिट जो ऋण होता है वो इसी में आता है। और किसान क्रेडिट की शुरुआत कब की है, कब से हुआ था किसान क्रेडिट का शुरुआत? किसान क्रेडिट योजना शुरुआत कब हुआ था बताइए? सर ग्राफ नोट किसने चलिए नहीं, आपको पता 1998। अगर वित्त वर्ष पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 1998-99, वित्त वर्ष 1998-99। अगर 99 कहीं ऑप्शन में है, 98 नहीं दिया तो भी सही होगा। मैं बाद में आपसे कहने लगे तब हमने कहीं 99 पढ़ा था। जैसे कि जो बताइए, कच्चा माल तो मैंने किस में पढ़ा था? फर्स्ट में। कच्चा माल वो सही है, जैसे मैंने कल बताया ना, होटल इंडस्ट्री। अब हो सकता है कोई उसको सेवा सेक्टर में पढ़ा दे, लेकिन रिसेंट में ये 2 साल पहले होटल इंडस्ट्री को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। अब वो हो सकता है दूसरे में कोई पढ़ा दे, ये डिस्प्यूट है। ठीक, ये कितने किसान क्रेडिट कब शुरू किया गया था? 1998। अगर वित्तीय वर्ष पूछेगा तो 98 और 99। ठीक है। और किसान क्रेडिट एटीएम, किसान क्रेडिट एटीएम लिख लीजिए, एटीएम, ये कब शुरू किया गया? 2012। कब किया गया था? 2012। ये पूछ सकता है, इसके पहले जो है किसान क्रेडिट एटीएम नहीं मिलता। ठीक है, 2012 से किसान क्रेडिट एटीएम मिलना शुरू हो। इसमें हम लिखवाएंगे नहीं, यही डायग्राम बना लीजिए बस, इसमें और कुछ नहीं है। यह किस सेक्टर के लिए दिया जाता है? कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि फसल। फसल किसके लिए? कृषि फसल। कितने महीने के लिए? 0 से 15। 0 से 15 मंथ। ठीक है। और अल्पकालिक मतलब, अल्पकालिक मतलब थोड़ा कम समय। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें ब्याज जो है, ब्याज आपको 4% देना पड़ता है। 4%, ये ध्यान दीजिएगा। ये एक्सट्रीम लेवल नहीं है, ये बढ़ता रहता है। ठीक है, बाद में कोई ये ना कहेगा तो 5% नहीं मिल पड़ेगा। तो ये ओवरलैप करता है। सरकार बजट जो है ब्याज दर को घटाता और बढ़ाता रहता है। जैसे रिवर्स रेपो रेट, SLR, ये बढ़ते रहते हैं। रिवर्स रेपो रेट हर 3 महीने को बढ़ता है। हर 3 महीने में क्या होता है? बढ़ता घटता है। रेपो रेट जब हम पढ़ाएंगे बैंकिंग तो वहाँ बताएंगे आपको। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। अभी ये हो गया, ये समझ में आया ना। अब आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन कितना होता है? 15 मंथ से 5 वर्ष। 15 मंथ से 5 वर्ष के लिए, 15 मंथ से 5 वर्ष के लिए, 15 मंथ से 5 वर्ष के लिए। इसमें क्या दिया है? लघु कुटीर उद्योग के, जो छोटे मध्यम उद्योग होते हैं उसके लिए इसमें ऋण दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? मध्यकालीन। कितना आता है? 15 मंथ से लेके 5 वर्ष तक इसका टर्म है। उसके बाद अगर आप लोन, कहने का मतलब ये होता है, ये टर्म मतलब समझ लग जाए। जैसे इसी को पहले समझा, जब आप फसल उगाते हो, ठीक है, जैसे आपने ऋण लिया अभी रिसेंट में, समझ लीजिए इस बात को। तब वो जैसे मान लीजिए अभी आपने गेहूं का फसल, गेहूं के फसल के लिए आपने ऋण लिया, ठीक। अभी गेहूं नवंबर कब बैठा है? नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या, जब भी। तो मान लीजिए अक्टूबर में आपने ऋण लिया, अक्टूबर में ऋण लिया, किसके लिए? गेहूं की फसल को बैठाने के लिए। अब ये ऋण आपको 15 महीने बाद आपको देना। अगर 15 महीने बाद आप नहीं दे पाते, 15 महीने तक इसमें 40% ब्याज लगेगा। 15 महीने के बाद नहीं दे पाते तब फिर आपके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग जानते हो, तब ब्याज पे ब्याज लगेगा। 15 महीने तक तो आपको छूट रहता है। इसमें फायदा ये होता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से पैसा निकाल के और कहीं और फिक्स करते हैं, और यहाँ 4% पे ले रहे हैं वो,
ठीक, और वो कहीं आके जमा करके वहाँ 7% उनको ब्याज मिला, 3% का फायदा होगा, उसी पैसे को उठा कर वहाँ जमा कर देते हैं, 20-30 हज़ार बीच में फायदा पा जाता। तो समझ में आया कि बात समझ में आया? तो ये कितने फसल के लिए दिया जाता है? सेम वही कहानी। जब आप कोई उद्योग लगाते हैं 5 साल तक आपको एक मिनिमम ब्याज देना पड़ता है। 5 साल के बाद अगर आप ब्याज नहीं दे पाते हैं तो ब्याज का टर्म बढ़ता जाता है, ब्याज का टर्म बढ़ता जाता है। अब इसमें आता है, इसमें क्या है? इसमें 5 वर्ष से अधिक। अब अधिक कब तक? इसमें कोई समय सीमा भी नहीं, ठीक है? 5 वर्ष से अधिक और कोई समय सीमा नहीं। ये भी कृषि के लिए ही दिया जाता है, कृषि के। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और लिखिएगा, मशीन, मशीन उसके लिए, ये मशीन के लिए दिया है। जैसे आप जो है पंपी सेट जाते हैं, पंपी सेट वो भी अगर आप रेड लेंगे तो इसी में आएगा, इसमें आएगा मध्य डालेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और जो किसानी करने के लिए और सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे थ्रेशर हुआ, ट्रैक्टर हुआ और सारे चीज, वो कंबाइन हुआ, ठीक है? कंबाइन अंदर में जी, कंबाइन, ये कंबाइन, ये सब जो है ऋण इसमें आता है, किसमें आता है? दीर्घकालीन। समझ में आ गया कि कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? आप ध्यान देते रहिए। परसेंट देखिए, परसेंट बढ़ता रहता है, परसेंट की बारे में तो ये परसेंट पूछेगा, ठीक है? अभी मान लीजिए इसमें 4% है, ठीक है? तो हर जैसे मध्यकालिक का, दीर्घकालिक परसेंट अलग अलग होता रहता है। ये आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका परसेंट अभी जो है हो सकता है 2-4 महीने बाद कुछ और, इस वजह से ये बताना उचित नहीं। और ये आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है? आपके एग्जाम में बस इतना पूछेगा, मध्यकालिक ऋण का टर्म कितना होता है, उसमें कौन कौन से ऋण योजना में शामिल कौन कौन से हैं, दीर्घकालिक में कौन कौन से शामिल? दीर्घकालिक में बाइक भी आ जाएगी? नहीं, बाइक कौन सा एग्रीकल्चर कर रहा है? बाइक खेती चलाने के लिए मतलब पैसे लेते हैं, बाइक नहीं, एग्रीकल्चर से संबंधित। ट्रैक्टर का यूज क्या है? खेत की जुताई के लिए। कंबाइन का क्या यूज है? काटने के लिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका हो गया। अब आते हैं अगला लिखिएगा, देखिएगा नाबार्ड, राष्ट्रीय, फिर इरेज करना पड़ेगा, इतना सुंदर लिखे। देख लियो ना सब लोग, राइट? अब अगला है आपका, लिखिएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय, इसको 2 पार्ट में दिया है, इधर दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि, लिखिएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसी को बोलते हैं नाबार्ड। नाबार्ड लिखिएगा, NA कैपिटल लेटर में सब है नाबार्ड, NABARD, इसका फुल फॉर्म कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? नेशनल एग्रीकल्चर, लिखिएगा, लिखिए नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेलिंग लिख लेंगे, बोल दो, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर, टी से बैंक, ए से क्या होगा? रूरल ऑफ एग्रीकल्चर,
रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ठीक, रूरल डेवलपमेंट। देखिए ये नाबार्ड होता है, इसकी स्थापना कब हुई, कौन बता सकता है? स्थापना और मुख्यालय और कौन सी समिति ने सुझाव दिया था? सुझाव कौन सी समिति ने दिया था? देखिए सुझाव है शिवरमन, लिख लीजिए सुझाव शिवरमन सिंह समिति ने दिया। सुझाव नाबार्ड की स्थापना पूछता हमेशा, नाबार्ड की स्थापना करने के लिए कौन सी समिति ने सुझाव दिया था? नाबार्ड की स्थापना करने के लिए कौन सी समिति ने सुझाव दिया था? कौन से दिया था? शिवरमन, शिवरमन सिंह समिति, शिवरमन सिंह समिति, ठीक है, शिवरमन सिंह समिति। स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982, ठीक है, 12 जुलाई 1982। इसका मुख्यालय कहाँ है? कौन बोला? मुंबई। मुंबई कौन बोला? सही, मुंबई, मुंबई, ये इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, कृषि सेक्टर को या कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्रमोट करना, कृषि क्षेत्र को प्रमोट करना, ठीक है। और एक बात फिर से सुनिए, नाबार्ड की स्थापना। देखिए आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो छोड़ेंगे। नाबार्ड के फंक्शन के बारे में आपके एग्जाम में पूछा, ये यूपीएससी में पूछता है, यूपीपीसीएस में पूछता है कि नाबार्ड का फंक्शन क्या है। नाबार्ड का जब फंक्शन पूछेगा कि पहली बात तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है, ग्रामीण सेक्टर को बढ़ावा देता है, फिर रोजगार क्रिएट करता है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, ठीक है, जितने एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें सारे को सपोर्ट करता है। लेकिन ये आपके एग्जाम में कभी नहीं होगा। आपके एग्जाम में क्या बनेगा? नाबार्ड की स्थापना कौन किया था, किस समिति के सुझाव पर हुआ था, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। इतने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत पूछ लेगा तो नाबार्ड का कार्य क्या है? नाबार्ड का कार्य क्या है? कृषि सेक्टर को प्रमोट करना, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड ही जो है ग्रामीण बैंक जो होता है, ठीक है, ग्रामीण बैंक, ये हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ग्रामीण बैंक को फंडिंग करने का ये काम करता है। क्या करता है? जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। अब पहला ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापना किया? बनारस में। पहला ग्रामीण बैंक बनारस में स्थापना किया गया था। और ये हम बताएंगे आपको, जब बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहां नाबार्ड आपको ग्रामीण बैंक पढ़ाएंगे। तो ये ग्रामीण बैंक को क्या करता है? फंडिंग करता है। फंडिंग मतलब समझ रहे हैं? पैसा देना, ठीक है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फंडिंग करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सारा लिख लीजिए। ठीक, अब अगला एक और लिखिए, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड शुरुआत कब हुई थी? 1900 कब हुई? अभी तो बताइए। 1998। अगर वित्तीय वर्ष पूछेगा 98
1899, ठीक, ध्यान दीजिए। और किसने शुरू किया ये इम्पोर्टेंट, यशवंत सिन्हा को जानते हैं? हाँ, यशवंत सिन्हा। वो समय भारत के जो है वित्त मंत्री थे। क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही शुरू किया था। लिख लीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिन्हा के द्वारा की गई। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जसवंत सिन्हा के द्वारा की गई। जसवंत नहीं, जसवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की। और किसान क्रेडिट एटीएम वहां लिखे हो ना, 2012 लिखे थे नहीं, बस अगर वहां लिखे तो किसान क्रेडिट एटीएम कब शुरुआत किया गया था? 2012, ठीक। चलिए अब आइए एक और इंपॉर्टेंट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत, ये हेडिंग है, ऐसे लिखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसकी स्थापना जो है, स्थापना कब किया गया था? 1965 में। ये पीसीएस में भी आया, वनडे में भी बहुत बार पूछा, ये पीसीएस के प्रीलिम्स में भी आया, अभी रिसेंट में पिछली साल आया था पीसीएस के प्रीलिम्स में। तो कृषि लागत एवं मुख्य कृषि लागत एवं मुख्य आयोग, कृषि लागत मुख्य नहीं, मूल्य है, मूल्य ही लिखे होंगे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको लिख लीजिएगा, कमीशन, 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 कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, AGRI होगा, AGRI CUTURAL, एग्रीकल्चर, कास्ट एंड प्राइस, कास्ट एंड प्राइस, इसको बोलते हैं CACP, CACP। अच्छा एक चीज बताइए, जो MSP यही जारी करता है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो है मंत्रालय कृषि, जो लिख लीजिए, पहले बता रहा हूँ, इसमें लिखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसमें लिखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि कल्याण एवं कृषि कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इस आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। हो गया, लिखे नहीं, 2 बार 3 बार हो चुके कार्यालय। इसकी स्थापना जनवरी 1965 में किया गया। इसका कार्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका कार्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देना, मूल्य पर
सलाह देना। इसमें कुल 22 फसलें, इसमें कुल 22 फसलें और एक गन्ना फसल। अच्छा ये बताइए एमएसपी गन्ना के लिए भी डिसाइड किया जाता है? एमएसपी गन्ना के लिए नहीं, गन्ना अलग। गन्ना किसके तहत होता है? एफआरपी के तहत। कोई कहेगा गन्ना का मूल्य किसके तहत निर्धारित किया जाएगा? एफआरपी, ध्यान दीजिएगा। और जो फसल होते हैं वो फसल का कौन डिसाइड करता है? तो उसका किसके दिया जाता है? एमएसपी पे। क्या दिया जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अभी रिसेंट में भारत के बहुत सारे किसान जो है एमएसपी पर गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी पर गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी पर गारंटी देने से बहुत समस्या हो सकता है। क्या समस्या? क्या समस्या? सर फूड इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगा। सर फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सर फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फूड सर महंगाई बढ़ जाएगी सर, खाने पीने की चीजों पे महंगाई तो बढ़ेगी, गल्ला महंगा हो जाएगा। एमएसपी देगी सरकार ना, तो एक निश्चित रेट हो जाएगा। सरकार को बजट बहुत ज्यादा लिखित। और एक बात और, उसको स्टोरेज करने में समस्या होगी और सारे जितने लोग हैं सारे लोग जो है सरकार के पास पहुंच जाएंगे, गारंटी मांगने में सरकार समस्या में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी समस्याएं हैं। एमएसपी को गारंटी देंगे। मैं यूपीएससी वाले क्लास में यूपीपीसीएस वाले बताया था, अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ था, एमएसपी पे गारंटी दे दिया गया था पनीर पे। पर आपको बताया वहाँ पनीर इतना हो गया था, सरकार को मजबूरन पनीर इतना खरीदना पड़ा कि स्टेडियम बुक करना पड़ा उस पनीर को रखने के लिए। स्टेडियम बुक करना पड़ा। तो वही समस्या भारत के साथ दिया गया। अगर एमएसपी गारंटी दे दिया, पहली बात तो आप 23 रुपए किलो मान लीजिए, अभी कितना रिसेंट में जो 23 मान के चलते राउंड के 23 रुपए किलो। अब कोई मान लीजिए है किसान दुकानदार है, आप गए हो 20 रुपए मांगा, तब तक उसके खिलाफ आप FIR करें। अब वो बेचारा सही बात है भाई, गारंटी आप सरकार ने दिया है। अब वो कहेगा हम नहीं लेंगे, जाओ हम नहीं लेंगे। अब तुम नहीं लोगे तब क्या करोगे? तुम जाओ सरकार के पास बेचो, जो सरकार के केंद्र है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव होता है वहाँ पे भी गेहूँ का लेन देन किया जाता है, पता ही नहीं, गेहूँ वहाँ भी खरीदा जाता है। तो कोऑपरेटिव है, अब वो सब बेचारे मजबूरन खरीदेंगे और सरकार क्या करता है? उस गेहूँ को जो है बाहर नहीं भेजता। जो आप 5 किलो सारे जो पा रहे हैं वो सरकार इसी गेहूँ को खरीद के, धान को खरीद के दे रहा है फ्री बांट कर। और सोचिए उसके लिए कितना स्टोरेज रखना पड़ेगा। ये सब सारी समस्या है। सरकार को बहुत सारा। एक बात और है, FCI डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि पूरा भर रुपया कमाने वाला है डिपार्टमेंट। अगर FCI डिपार्टमेंट में आप लोग हो गए, ऑन कैमरा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत बेहतरीन है। 10-12 बोरा इधर उधर करवा दो, लोग भाई सड़ गया कटवा दिए, गेहूँ खा लिया, चूहा खा लिया, क्या करेंगे? कौन सा उसमें वीडियो कैमरा है? ठीक है, ये सब समस्याएं हैं। तो क्या लिखे आप लोग? इसमें 22 फसलें और गन्ना कुल 22 फसलें शामिल है। जबकि गन्ना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित, अब गन्ना का पूछेगा कि गन्ना का जो है रेट कैसे डिसाइड किया जाता है? उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसको बोलते हैं ब्रैकेट में लिख दिया FRP, फेयर एंड स्पेलिंग लिख दिया, फेयर या फेयर आएगा। FRP का फुल फॉर्म फेयर एंड लिखेगा REMU NETRATIVE, remunerative स्पेलिंग REMUNERATIVE, प्राइस, PRI से प्राइस। अब F से हो गया फेयर, R से हो गया रिम्यूनेटिव, ठीक है, म्यूनेटिव, और P से प्राइस, ठीक। इसके तहत FRP के तहत गन्ना का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ठीक है, हो गया, लिख लिए, चलिए। और एक बात और ध्यान दो, अगर पूछेगा
कुल कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? तो 22 नहीं, गन्ना तो होगा टोटल जो है 23 हो जाएगा। कितना होगा? गन्ना है और ये 23 फसलों के लिए 22। और एमएसपी जो है सरकार साल में 2 बार देता है। कौन कौन सी फसलों के लिए? रबी और खरीफ के लिए। जायद के लिए ध्यान नहीं देगा, जायद फसल के लिए सरकार एमएसपी नहीं डिसाइड करता, सिर्फ रबी और एक बात ध्यान दें, भारत में जो परंपरागत कृषि चल रहा है इसी एमएसपी का ही दुष्परिणाम है। अगर एमएसपी ना भारत में दिया जाता गेहूं और धान पे, तो शायद इतना गेहूं धान का पैदावार ना होता, तब फसलें और टाइप की बोई जाती, फसलें और टाइप की बोई जाती। लेकिन अब सपोज करिए, मान लीजिए आपने सरसों बैठा दिया, सरसों नहीं उड़द आप उड़द दिया जाता है एमएसपी, लेकिन उड़द की फसल जो है आप लेके जाएंगे दुकान वाला जल्दी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, दाल नहीं खरीदेगा। लेकिन अभी गेहूं धान लेके जाए तुरंत कहेगा हाँ बात एक आध बुरा उठा लो ले तुम्हें मैं देता हूँ, जाके खाओ, क्या खाओ? चाउमीन खाओ और बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, घर से बस उठा के एक गोला लाते हैं। तुम्हारा काम चलता है, मेरा काम चलता है। कभी एक आध बुरा बेचे नहीं आप हैं? बेचे हैं कभी एक आध बुरा बेचेंगे? हाँ छोरे बेची बोरस नहीं बेची हैं? बोरे उसमें बेचने क्या है? हम भी छोटे थे बेचे छोटे थे। वैसे एक बात बताएं सर, बताएं ये पैसा इतना अच्छा लगता है, आपके पास ऐसे जेब में हजारों रुपए पड़े हैं, लेकिन एक बोरा गेहूं बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसका एक आनंद ही अनसोची मिलता है। वो लगता है कैसे आसमान से टपक गया होता है, लगता है नहीं, ऐसा लगता है कि आसमान से पैसा टपक गया और आपकी झोली में आ गया। तो एमएसपी के बारे में समझ में आ गया? चलिए इसी में एक थोड़ा सा और लाइन बढ़ा दीजिए। एमएसपी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कहीं नोट करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, SUPPORT सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस। अब इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, नोट लिखे ना, इसको लिखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। आइए कहाँ रह गए? अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें थोड़ा सा लिखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य को, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये बात लिखिए, अभी मैं समझा रहा हूँ, वहां कुछ और बात बता के यहाँ कुछ और बात फिर से लिखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सुझाव पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ फसल रबी और खरीफ की फसलों के बुआई के आरंभ में, रबी और खरीफ की फसलों के बुआई के आरंभ में, एक बात ध्यान दीजिएगा, बुआई के आरंभ में दिया जाता है, घोषणा होता है। और अगर एग्जाम में बन गया क्वेश्चन कि बुआई के अंत में, नहीं वो मतलब जो किसान होते हैं वो मतलब 2000 रुपये आते हैं महीने में, कोई है नहीं वो भी अभी बताएंगे, वो किसान कर, हाँ वो अब अभी बताएंगे, वो आप इसके बाद उसी का नंबर है, ठीक है। और वो योजना पूरा प्रोसेस हो किया गया था। तो अगला जो है वही है, आप समझ लीजिए। इसमें एक पॉइंट लिखवाएं, जैसे वो कृषि कल्याण आयोग, अभी क्या है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये आयोग जो है, अब समझिएगा, ये आयोग जो है सुझाव देता है, किसको देता है?
कृषि ये आर्थिक मंत्रालय किसको देता है? आर्थिक मंत्रालय। और घोषणा कौन करता है? आर्थिक मंत्रालय। ये घोषणा नहीं करता। इसमें ट्विस्ट वाली बात ये समझिए, दोनों में मिसमैच मत करिएगा। सुझाव ये देता है, सुझाव ये देता है, जैसे आप इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल तोड़ के समझाते हैं। जैसे समझिए, राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करता, ठीक है? तो क्या करता है? उसको मंत्रिमंडल सुझाव देता है, तब राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता, ठीक है? पहली बात तो बाध्य नहीं होता, ठीक है? वो चाहे तो वापस कर सकता है। अब यहाँ इसकी कहानी यही है, कहानी यही है कि यह जो है सुझाव दे रहा है किसको? आर्थिक मामले। आर्थिक मामले जो भारत की आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति है उसको सुझाव दे रहा है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका मानेगा कि नहीं। और घोषणा कौन करता है? आर्थिक मामले। अगर पेपर में बनेगा तो किसको देंगे? घोषणा की बात करेगा तो कौन करेगा? आर्थिक मामले विभाग। अगर सुझाव की बात करेगा तो कौन करेगा? दोनों में कंफ्यूजन नहीं है ना? बस वही कंफ्यूजन ना रहे तो पाँच हो जाएगा तो बोलता है, ठीक? अब कितने, एक बात और ध्यान दें, साल में कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? 2 बार दिया जाता है, रबी और खरीफ। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, यह फसल स्टार्ट होने के पहले की घोषणा होता है। फसल की जो ही बुआई हो तुरंत इसका घोषणा कर दिया जाए। क्यों तुरंत किया जाता है? तुरंत क्यों किया जाता है? नहीं, अगर तुरंत इसलिए किया जाता है, मान लीजिए अगर आकार वो सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? किसान औने पौने दाम पे बेचेगा, इसीलिए उसको जो है सपोर्ट करने के लिए फसल उत्पादन के पहले दिया जाता है, ठीक है? जब बुआई करें, बात समझ में आ गया? कितनी बात है? अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी फसलें कितनी कितनी वैरायटी की हैं। लिख लीजिए, खदान की टोटल 7 फसलें हैं। अगर पूछ लेगा कि एमएसपी के अंतर्गत खदान की कुल कितने फसलें शामिल हैं, तो कितने हैं? 7। लिखिएगा, खदान की कुल 7 फसलें कौन कौन सी हैं? लिखिए, खदान की 7 फसलें लिखिए, धान गेहूं जौ, धान गेहूं जौ, ज्वार बाजरा मक्का और रागी। धान गेहूं जौ, ज्वार बाजरा मक्का और रागी। दलहनी, जो दलहनी फसलें हैं दाल वाली, तो उसके लिए 5 हैं टोटल। दलहनी फसलें 5 हैं। उसमें कौन कौन सा? चना, अरहर, तूर, मूंग। चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और मसूर। उड़द और मसूर ये दलहनी फसलें। और तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? तिलहन फसलों के लिए 7 हैं। तिलहन फसलों के लिए 7। मूंगफली, मूंगफली। अब मूंगफली तिलहन में क्यों शामिल है? बताओ, तिलहन में क्यों शामिल है? तेल वाले में क्यों शामिल है? मूंगफली का तेल आता है जो व्रत में खाया जाता है। जो नवरात्रि में सब लोग खूब आलू खाते हैं और कहेंगे हम 9 दिन के हैं, 1 किलो 2 किलो आलू खाएंगे दिन भर में, और उसके बाद पता नहीं कौन सा पापड़ का पूरी और सिंगाड़े पूरी। ए भाई, जब इतना पेट भर रहे तो 9 दिन का व्रत क्या है? 9 दिन खाते नहीं। पता चला पेट भर गया, यहाँ गले तक खा लिया, उसके बाद अरे हम तो खाना नहीं खाए। 1 किलो आलू। अच्छा, एक बात बताएं, नवरात्रि में सबसे ज्यादा आलू का दाम महंगा होता है, क्योंकि भाई आलू खूब लोग खाते हैं। 1-1 किलो आलू एक दिन में खा जाएगा। अब आप नहीं खाते, अलग बात है। गाँव में लोग खूब खाते हैं, ये बात पता नहीं हमारे यहाँ। आप यहाँ नहीं खाते हैं, वैसे हम नहीं खाते हैं। सर सब खाता है, दूध बोल रहे हैं। सर हम तो रहते ही हैं, अंदर रहते ही हैं। चलो ठीक। मूंगफली, अब देखिए मूंगफली, तरोइया, सरसों। हाँ, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। सूरजमुखी बीज वाला लिखिएगा, सूरजमुखी बीज। और उसके बाद तिल, कॉमा, नाइजर सीड, नाइजर सीड। फिर उसके बाद कुसुम, कुसुम।
और अन्य 3 फसलें कौन कौन सी हैं? अन्य 3 फसलों में कौन कौन सा है देख लीजिए। एक है कोपरा, सूखा नारियल, कोपरा सूखा नारियल, कपास और कच्ची पटसन, कपास और कच्ची पटसन। कपास के भी एमएसपी जो है डिसाइड करना है, ठीक है। और कच्ची पटसन, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लीजिए, बस उसकी स्थापना पूछेगा, लिखिएगा। नाफेड की स्थापना, नाफेड, नाफेड, नाफेड की स्थापना, ये नीचे से लिखिएगा। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। नाफेड की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1958। फिर अगला लिखिएगा ट्राइफेड, 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 ट्राइफेड की स्थापना, अगला है ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई, ठीक। चलिए, तो आपका एग्रीकल्चर का और कुछ बच रहा है। हाँ, एक और लिख लीजिएगा, लिखिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नैम, राष्ट्रीय कृषि बाजार लिखिएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार, बाजार, ई नैम, ऐसे लिखिए, ई नैम, ई नैम, NAM, NAM, ई नैम, NAM, ई नैम, ई नैम, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसके बारे में समझिए। ई नैम जो है अभी रिसेंट में शुरू किया गया है कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा, कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक। और इस पे क्या किया जाता है? फसलों की खरीद फरोख्त की जाती है। क्या किया जाता है? फसलों को बेचा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पे जो है, और यह सिंगल विंडो क्लियरेंस है। सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब सारे काम एक ही स्थान पर हो जाएगा। जैसे आपको सारे फसल इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे जाके ई नैम पे आप बेच सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि ई नैम किससे संबंधित है, तो एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित। ई नैम की घोषणा कौन किया था? ई नैम कौन बनाया था? तो कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय। किसके लिए बनाया गया था? ऑनलाइन, मतलब कृषि से संबंधित फसलों की ऑनलाइन क्रय विक्रय करना। समझ आ गया? चलिए, अच्छा, इसका टैगलाइन लिख लीजिएगा। ई नैम का टैगलाइन, उत्तम फसल उत्तम इनाम। टैगलाइन, टैगलाइन जानते हो नहीं? टैगलाइन मतलब ये कह सकते हैं प्रचार करने का एक टैगलाइन होता है। जैसे हाँ, इसका टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम, ठीक। चलिए, किसान कॉल सेंटर, ये भी एक बार एग्जाम में पूछते हैं। किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब की गई थी? किसान कॉल सेंटर, ये एग्जाम में बना। किसान कॉल सेंटर की स्थापना सन 2004 में किया गया। देखिए, किसान कॉल सेंटर की स्थापना सन 2004 में किया गया, ठीक है। किसान कॉल सेंटर की स्थापना सन 2004 में किया गया था। यह कुल 22 भाषाओं में, यह कुल 22 भाषाओं में है, 22 भाषाओं में। और समय जो है 10 बजे से लेके
सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप इस पे जाके कॉल करिए और फ्री ऑफ कास्ट आपको सुझाव मिलता है। और 22 लैंग्वेज आप उड़िया, बंगाली, टोटल संविधान में कितनी भाषा है? 22 क्लासिकल भाषा है। क्लासिकल पता है सर? वो ऐसे ही होती है अभी रिसेंट सर, क्लास का डांस होता है तो उसी भाषा होती है। हाँ, शास्त्रीय भाषा है। टोटल 11 क्लास है। आपके हिस्ट्री वाले सब पढ़ाए याद नहीं? अच्छा, कल से संख्या कम होगी, कल कितने थे? और एक बात और, मुझे वहाँ से मैसेज मिला है, वो मुझे डिलीवर करना था। आप लोग साइंस चिल्ला रहे हैं, वहाँ से ये है कि साइंस तभी चलेगा जब आपका कम से कम 30+ बच्चे हैं। अदरवाइज एक बात और है कि हो सकता है कि ये सेंटर भी बंद हो जाए। तो अब मेरा क्लास जब तक चल रहा है, मेरे क्लास के बाद सेंटर बंद हो जाए। अगर इस सेंटर का लाभ लेना है तो आप लोग घर से पकड़ के बच्चों को अरे सर टीचर लाइन सभी से कहते हैं कोई आते ही नहीं है। नहीं तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है? अगर कितने अभी कितने हैं कॉम्पिटिटिव? कितने? 30, 6, 8, 3, 11, 12 करते हैं। 14 थे ना, वो पेपर चल रहा है, अभी तक नहीं आ पाए। तो सुनिए, अब 30 रहेंगे तभी साइंस चलेगा, इसलिए अब साइंस का नाम मत लीजिए। अगर जिस दिन 30 आ गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ साइंस चल रहा है, नहीं होगा मैं ही साइंस पढ़ा दूंगा। सर एक दिन 30 बुलाएंगे तो ज़्यादा रहेंगे साइंस हम लोग यूपीएससी वाले हैं, दुनिया कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उर्दू छोड़ो, हम लोग साइंस तक नहीं लिखते हैं मेंस में। तो अगर नहीं चलेगा तो साइंस टेक मैं बता दूंगा, ठीक है? साइंस, लेकिन जब 30 होगा तब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। 30 बच्चे मिनिमम। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है 30 कहाँ से पकड़ के लाएंगे? घर से पकड़ के लाएंगे या आसमान से पकड़ के लाएंगे? कहाँ पकड़ के लाएंगे? सकी लोग जो है उनको घर से उठा के लाएंगे जिनका एडमिशन हो। एक तो कब हो गए? एडमिशन तो बहुत बच्चों को हुआ है, 56 बच्चे तो ग्रुप में जुड़े हैं। 56 एडमिशन हुआ है और बच्चे हैं सर, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए वहाँ बच्चे बहुत आते हैं एसएससी में। उसमें 40 आ गए हैं। कहाँ? हाँ, वहाँ 40, 45 ऐसे बच्चे रहते हैं एसएससी में। और यहाँ आपको बता वहाँ यूपीएससी में सर यहाँ भी आते थे सर, प्रमोद सर की क्लास लगती थी तो 35 बच्चे आते थे। किसकी? प्रमोद सर की, मैथ वाले सर। अच्छा, तो बताइए ना कि ये सबसे ज़्यादा सब रीजनिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे आए हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आए हैं। अरे तो बताइए ना, इकोनॉमिक्स में भी क्लास में मजा आ रहा है, हम लोग वहाँ क्लास नहीं चल रहा है, वहाँ जो है टेंशन मुक्त हो के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? बताइए मजा आ रहा है नहीं? ईमानदारी क्लास में वो तो नहीं हो रहा है, चीजें समझा भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीजें मैं चाहता नहीं रखवा, ठीक है? तो चलिए ये हो गया आपका, ठीक? इनाम समझ दिए। किसान कॉल सेंटर के बारे में बता दिए, कब क्या है, कब शुरुआत की गई थी? 2004। कब से कब तक इसमें बात कर सकते हैं? 6 बजे तक बन जाता है। सुबह 6 बजे। कितनी भाषाओं में है? 11 गांधी से 22 11 तो लोग ऐसे, ठीक? एक और लिखिए, देखिए कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यातक विकास प्राधिकरण, APEDA, एपीडा, APEDA कैपिटल लेटर में रहेगा। क्या था? AP एपीडा, एपीडा इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। एपीडा का देख लो, रेलवे ग्रुप डी हुआ, एसएससी हुआ, इन सबका फुल फॉर्म कुछ पूछता है, तो फुल फॉर्म याद रखना है। इनका तो फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया है। एपीडा का फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल प्रोसीड, PROSEED
PROCE प्रोसीड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स PRODUCTS प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट EXPORT एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी AU THORITY अथॉरिटी। इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना 1985 में किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया। चलिए अब अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ लीजिएगा, लिखिएगा। विश्व व्यापार संगठन कृषि सब्सिडी, विश्व व्यापार संगठन व्यापार संगठन सब्सिडी इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 तरह के बॉक्स होते हैं, कितने? 3 तरह के बॉक्स होते हैं, मतलब 3 जो है सब्सिडी देने का 3 प्रावधान किया, 3 स्तर पे प्रावधान किया गया है। पहला होता है, लिख लीजिएगा, पहला ग्राफ में ही लिखिएगा, मैं समझा दूंगा तब उसके बाद आपको बताऊंगा। पहला लिखिएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। दूसरा है अंबर बॉक्स सब्सिडी। पहला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, फिर है अंबर बॉक्स सब्सिडी, और तीसरा है एक और ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब में कौन कौन से शामिल किए, ठीक है। देखिए ग्रीन से कुछ समझ में आ रहा है कि ग्रीन किससे संबंधित है? पर्यावरण। तो इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित सब्सिडी दिया गया, छूट दिया गया। पर्यावरण लिखिए मतलब अभी मैं दिखाता हूं, पर्यावरण से संबंधित छूट दिया जाता है, इसमें पर्यावरण से संबंधित छूट दिया जाता है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित जो भी नियम कानून या एग्रीकल्चर में कोई सुधार करना, तो वो छूट जो है इसमें आता है, अभी दिखा दीजिए। दूसरे में विकास पर फोकस, और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें 10% और 5% का छूट दिया जाता है, 10% और 5%। 5% की छूट में विकसित देश आते हैं। कौन आते हैं? विकसित देश, भारत सा है विकसित देश, ठीक। और 10% में विकासशील देश। तो 10% की छूट कौन पाता है? विकासशील देश, और 5% की छूट में कौन आता है? विकसित देश। लेकिन यहाँ जो है कृषि से संबंधित सिंचाई, ठीक है, सिंचाई हुआ और भी जो कृषि से संबंधित चीजें हैं उसके लिए यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। जैसे उर्वरक सब्सिडी हो गया, ठीक है, उर्वरक सब्सिडी हो गया, ठीक। सिंचाई हो गया, ये सब सब्सिडी इसके अंतर्गत आता है, छूट दिया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है गन्ना को लेकर। अभी रिसेंट में ब्राजील में WTO में भारत का शिकार कर दिया गन्ने को लेकर, ठीक है। गन्ने को लेकर भारत का शिकार WTO में कर दिया कि भारत जो है गन्ने पे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है भारतीय किसानों को, और गन्ने पे ज्यादा सपोर्ट करने की वजह से भारत का चीनी जो है सस्ते में उपलब्ध हो रहा है, और देशों का चीनी जो है महंगे में बढ़ रहा है।
अब भारत जो है अपना चीनी बाहरी देशों में भेज रहा है और भारत के पास इनकम है। बात समझ, भारत का चीनी उपजाने में कम पैसा खर्च हो रहा है, जबकि और देशों के चीनी उपजाने में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। क्यों कम खर्चा हो रहा है? भारत जो है सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है किस पे? उर्वरक पे, सिंचाई पे, इन सब सारी चीज़ों पे, जिस वजह से गन्ना का उत्पादन अधिक हो रहा है। और एक बात और है, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे, पहले गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन दूसरे नंबर, महाराष्ट्र पर चीनी उत्पादन। तो ये इस वजह से, सुनिए, इस वजह से ब्राजील जो है भारत का शिकायत कर रहा है। ब्राजील के साथ कुछ और भी देश है, लेकिन ब्राजील उसमें ज़्यादा है। और इसमें तो इसमें क्या क्या है इसमें भी बता दें। पहले इसका लिखिए, पहले लिखिए ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स लिखिएगा। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार में विकृति, विसंगति उत्पन्न नहीं करती, उत्पन्न नहीं करती। न्यूनतम व्यापार विसंगति या न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। उत्पन्न नहीं करती, न्यूनतम व्यापार विसंगति उत्पन्न करती है। जैसे इसमें एक मिनट, जैसे इसमें सभी सरकारी छूटें शामिल हैं, सभी सरकारी छूटें शामिल हैं। नीचे करके लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, नीचे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, यही ग्रीन में ही है, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, कॉमा शोध एवं अनुसंधान, शोध एवं अनुसंधान, कॉमा कृषि पुनर्संरचना, कृषि पुनर्संरचना, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडार, कृषि पुनर्संरचना, खाद्य सुरक्षा के लिए भंडार व्यवस्था, कॉमा कीट एवं रोग नियंत्रण इत्यादि, कीट एवं रोग नियंत्रण इत्यादि। अंबर बॉक्स में लिखिए, अंबर बॉक्स में विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में, कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है। विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है, जैसे मैंने गन्ना का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस प्रकार की, एक मिनट उसमें, एक मिनट उसको रुकिएगा, उत्पन्न करती है। अब लिखिएगा इसके अंतर्गत सरकार द्वारा, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल हैं, दी जाने वाली सभी छूटें शामिल, जो दी जाने वाली सभी छूटें शामिल है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से, जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, इसी में आता है। एमएसपी पे छूट किस में आएगा? कौन से बॉक्स में आएगा? अंबर बॉक्स में, ठीक है, अंबर बॉक्स में। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अंबर बॉक्स में दिया जाने वाला छूट किसमें शामिल है? निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। तो किसमें शामिल है? अंबर बॉक्स, ठीक। लिखिए और इसमें और लिखिएगा न्यूनतम समर्थन बिजली, बिजली कौमा सिंचाई कौमा उर्वरक, कौमा उर्वरक कौमा कीटनाशक
इत्यादि छूट का प्रावधान, इत्यादि छूट का प्रावधान, इत्यादि छूट का प्रावधान। इसमें छूट देखिएगा, इसमें छूट विकासशील देशों को 5%, सॉरी विकसित देशों को 5%, इसमें छूट विकसित देशों को 5%, जबकि विकासशील देशों को 10% दिया गया, जबकि विकसित देशों को 10% दिया गया। समझ में आता है? इसमें बिजली भी जोड़ दिया, पता है कि बिजली, अब बिजली कैसे इसमें शामिल होता है। अभी जान रहे होंगे जो सिंचाई होता है, गांव में जो ट्यूबवेल नहीं था, ट्यूबवेल का कम पैसा पता है, सरकार उसको सब्सिडी देता है ट्यूबवेल। तो ये सब सिंचाई की वजह से हमारे यहाँ उससे अच्छी उपजाऊ उत्पादन गन्ने के, खासकर गन्ने, इसीलिए गन्ना का प्राइस, चीनी का प्राइस हमारे यहाँ कम हो जाता है। और इसके बार बार जो है शिकायत कर भारत जो है अपने कुछ चीज़ों पे सब्सिडी ज़्यादा दे रहा है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो ये सब सारी शिकायतें कर रहा है कि आप जो है सब्सिडी मत दीजिए। अच्छा, उसमें ग्रीन वाले की बात लिख लीजिएगा, अगर जगह हो तो लिख लीजिएगा, ग्रीन वाली जगह है, एक लाइन लिखा है, ग्रीन बॉक्स में दी जाने वाली छूट को रोका नहीं जा सकता। ग्रीन बॉक्स में दिया जाने वाला छूट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अंबर बॉक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन ग्रीन बॉक्स में ठीक है। अब एक और लिख लीजिएगा, ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स लिखिएगा, ब्लू बॉक्स सब्सिडी ब्लू बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृतियां, विसंगतियां, कृषि व्यापार में विकृतियां, विसंगतियां कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है, कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है। इस प्रकार की छूटें किसानों को, इस प्रकार की छूटें किसानों को किसी विशेष उत्पादन, इस प्रकार की छूटें किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए किसानों को किसी विशेष उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए तथा प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में सरकार द्वारा, प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दी जाती है, जिसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना, कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना। ठीक, तो इसमें जो है कृषि और ग्रामीण विकास को शामिल किया। इसके तहत कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन करने के लिए अगर कोई योजनाएं चल रही तो वह जो है इसमें आएगी। समझ में जमाई ले लो, इसका मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, जमाई लेने का ही मतलब होता है क्लास, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं बन रहा इस होने टाइम। हम बीएससी करते थे जब मैं पढ़ता था, तो मेरे एक सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ा था भाई साहब, अगर क्लास में कोई जमाई दे दिया तो उसको इतना बुरा हालात होते हैं, क्या क्या मुँह फेंका रहा है, क्या मुँह फेंका रहा है, निकल क्लास, पूरा क्लास निकल, समझ में नहीं आता, निकल एकदम इरिटेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है समझ में, चीजें समझ में आया कि नहीं, ये बोरिंग लगा। चलिए एक और कुछ चीजें जान लीजिए।
जैसे आपने अभी आपका जो है 2000 रुपये वाला तो उस 2000 रुपये में दिया, ठीक है। देखिए ये एक चीज पूछनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसे क्या नाम ब्राजील क्यों शिकायत करता है, उसको क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ ज्यादा करना हो रहा है, चीनी हमारे यहाँ सस्ती है। बताया नहीं आपको, चीनी वाला एग्जाम्पल नहीं दिया, समझे नहीं आप, दिमाग कहाँ था? नहीं सर, यहाँ सस्ती है तो वहाँ वो क्यों शिकायत करता है? हमारे यहाँ सस्ती है ना। वो समझाए आपको समझ में नहीं आएगा, कैसे समझा समझा दे रहे। जैसे ब्राजील इसलिए शिकायत करता है कि यहाँ गन्ने का उपज ज्यादा होता है, ठीक है, और किसान का लागत उतना खर्च नहीं होता, और जो चीनी उत्पादन होता है उसका लागत कम होता है, ठीक, और उसका लागत कम होता है, वो चीनी को बाहरी देश में एक्सपोर्ट करता है। अब ब्राजील के चीनी का प्राइस ज्यादा है, 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और भारत का चीनी वहीं पे जा रहा है 40 रुपये 50 रुपये, तो ब्राजील को चिढ़ेगा कि भाई साहब ये इतना सब्सिडी दे के हमारे पूरे मार्केट को खराब कर रहे हैं। अब समझ में आया? कोई डाउट? समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कृषि क्षेत्र के विकास। ब्राजील में सबसे अधिक हाँ, ब्राजील क्योंकि वही इसीलिए दोनों के पॉइंट है और कोई देश और भी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन ब्राजील का सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देखिए पीएम किसान इसको भी बोला जाता है, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, ठीक। इसके तहत कितना रुपया मिलता है साल? सबको मिलते हैं, कितना रुपया दिया? कौन बता रहा है? 6,000 महीने में 2000 कौन देगा? सरकार को कितना है? साल में 6,000, एक साल में 6,000, साल में 6,000, साल में 6,000 और 2-2 का किस्त होता है, क्या होता है? साल में 6,000, ठीक। और ये 2,000 और 2,000, और ये कितने महीने दिया जाएगा बताओ? 4 कितने? 4 महीने में 2,000 रुपये। एक बार मोदी किसी की वजह से वापसी कर लिया चुनाव दोबारा, जैसे इस बार उन्होंने पासा फेंका उस पर गरीब अन्न कल्याण योजना, अन्न वाला, उसकी वजह से दोबारा वापस हो गए। एक बार ये किसान सम्मान निधि जो है घोषणा कर दी जस्ट चुनाव के पहले, आचार संहिता नहीं है, और ये योजना गोरखपुर से लॉन्च किया गया। कहाँ से? गोरखपुर से। तो प्रत्येक 4 महीने में कितने? 4 मंथ पे 2,000 रुपए आपके पिताजी के खाते में आ जाते हैं। किस योजना के तहत? पीएम किसान। अब इसका नाम यही हो गया, पीएम किसान, पीएम किसान, ठीक। और इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था, यही इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी सन 2019 शुरुआत कब की गई? 1 फरवरी सन 2019। टोटल कितना दिया जाता है एक साल में? 6,000। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में। कितने महीने पे? 4 महीने, ठीक। अब अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, शुरुआत 13 फरवरी सन 2016, 13 फरवरी सन 2016। ये जो है फसलों पर बीमा कराएगा। फसलों पर बीमा क्या है? जैसे मान लीजिए आपने फसल बैठाया, ठीक, और आपकी फसल खुदा न खास्ता नष्ट हो गई, आग लग गया, जैसे 60-70 बहुत होता है। गेहूं की फसल सबसे ज्यादा बर्बाद होती है, गेहूं, धान का तो नहीं हो पाता, गेहूं का ज्यादा बर्बाद होता है, क्योंकि गेहूं काटने का समय गर्मी होता है, तो गर्मी पे क्या होता है? चरक गर्मी होता है, थोड़ा भी कोई सुट्टा मार के उसके बाद फेंक दिया, सिगरेट पीजिए, कोई सिगरेट पीजिए, माचिस पीजिए, उठा के फेंक दिया, फिर उसके बाद खत्म काट। अभी रिसेंट में मतलब हम लोग के तरफ बस्ती में लगभग 20 बीघे से ज्यादा पूरे गेहूं की फसल बर्बाद हो, जल 20 बीघा नहीं, सॉरी 200 बीघा, 200 बीघे खेत बर्बाद हो। तो ये जो बीमा रहता है तो सरकार जो है, और ऐसे नहीं मिल जाता है, आता है लेखपाल, उसमें भी घूसखोरी होता है,
कुछ चीज़ें कैमरा बोल नहीं सकते जो है मजबूरी हो जाता है। तो क्या होता है, आता है लेखपाल मुआयना करेगा, अब देखेगा कि इनका फसल, अब सोचो ज़्यादा पैसा थोड़ी मिलता है एक बीघे में, बहुत मिलेगा 5,000 6,000 इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बीघे में आप कितना फायदा कर सकते हैं। तो वही है कि ऊन के मुंह में जीरा के बराबर। लेकिन हाँ ठीक है भाई, जहाँ पूरा बर्बाद हो गया कुछ तो मिल जाता है, लागत मिल जाती है, लागत ही मिल जाती, लागत तो नहीं मिल पाता। समझ में आ गया? एक और लिख लिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 जुलाई, इसका बताया कि नहीं कब शुरू हुआ? नहीं, इसके पहले नहीं बताया। सर ये रिपीट कर दीजिए फिर से। 1 फरवरी 2000। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं बताया इसने, लिख लीजिए 13 जनवरी सन 2016। 1 फरवरी को वो था भाई पीएम किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी सन 2016, 13 जनवरी सन 2016। ये फसलों का बीमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 जुलाई 2015। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी सरकार ने एक योजना शुरू किया है पीएम कुसुम। ये पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को जो है सौर पैनल दिया जा रहा है, सौर पंप। क्या दिया जा रहा है? सौर पंप। क्या दिया जा रहा है? सौर पंप। और सौर पंप जानते हो क्या होता है? वही पंप सेट, और वो किससे चलता है? सौर पैनल से चलता है, ठीक है। और वो किस योजना के तहत दिया जा रहा है? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के तहत। अब पीएम कुसुम योजना किससे है? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। और कब शुरू हुआ था? 2 जुलाई 2000। ठीक, आप लोग निश्चिंत रहे। आज एक और प्रधानमंत्री, थोड़ा सा रिएक्ट करें, बहुत हो गया इसी तरीके से इतना सारा लिखिए। सर जी आयुष्मान योजना किसके आती है? आयुष्मान योजना तो हेल्थ से संबंधित नेशनल आयुष्मान योजना सन 2000। देखिए आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का आपको कवर किया जाता है। क्या? सब मिला है। इलाज, ठीक है। और परिवार, ये नहीं, परिवार के व्यक्तियों का 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड किसी बना। हाँ बड़ा है सभी के। अगला क्या आपका टॉपिक है? क्या नाम है टॉपिक है? हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक, देख लीजिएगा। यह योजना परित योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है? देखिए आपको कितना डिटेल बात बता दे रहे हैं, वैसे ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा लिखने में, बहुत आएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना का कब शुरू किया गया था और यह कितने साल के लिए, बस 2 पॉइंट है। लेकिन थोड़ा इसके पीछे कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ये है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है, किसान जो होता है किसान अपने जमीन की मिट्टी को ले जाता है अपने जिले में, जिले के प्रयोगशाला में जो कृषि विभाग के तहत होता है, वहां पे अपने मिट्टी को ले जाता है और उस मिट्टी का परीक्षण किया जाता है कि इस मिट्टी में क्या क्या जात है, कौन कौन सा तत्व है और कौन कौन से तत्व की कमी है। जिस तत्व की कमी होगी उस तरीके से उस उर्वरक खाद को उसको जो है सुझाव देगा। उर्वरक खाद जैसे नाइट्रोजन अगर उसके जमीन में जाता है तो बोलेगा कि नाइट्रोजन से संबंधित खाद का उपयोग कम करें। पोटास ज्यादा है तो बोलेगा पोटास से संबंधित खाद का कम परीक्षण करें। या उसके भूमि की उर्वरकता कम हो गई तो बोलेगा कि आप फसल को पड़ती रखिए। क्या बोलिए? फसल को पड़ती रखिए। फसल को पड़ती रखने का मतलब क्या होता है? जमीन की उर्वरकता बढ़ती है। जमीन की फसल को पड़ती समझना है। जैसे मान लीजिए गेहूं आपने बैठा है, ठीक, अब 2 साल के लिए फसल को छोड़ दो। अब उस 2 साल में फसल को क्या करेंगे? उसमें जो है आप गोबर डालेंगे, ठीक है, जिनमें जैविक चीज है या वेस्टेज जो आपके उस खेत में 2 साल तक जुताई करके डालते रहेंगे। उससे क्या होगा? आपका जो फसल की जमीन की उर्वरकता 2 साल में फिर से रिकवर हो जाएगी और जब आप अगली फसल बैठाएंगे तो उपज ज्यादा होगा।
ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत यही किया जाता है कि आपके जमीन बारे में रिसर्च किया जाता है, परीक्षण करते हैं कि आपकी जमीन की उर्वरकता कैसी है, कौन सी पेस्टिसाइड आप ज़्यादा डाल के आप अपने जमीन की उर्वरकता कम कर रहे हैं, कौन सा नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, कौन सा नहीं डाल रहे हैं, ठीक, और क्या क्या डालना जरूरी है। तो वो इसके साथ, और यह जो है प्रत्येक 3 साल में, कितने 3 वर्ष में यह कार्ड जारी किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप आज जो है जाके एक बार अपना जो है जमीन का रिसर्च क्या जमीन का गैर मिट्टी लेके आपने कार्ड ले लिया, अब पता चलेगा अगले साल फिर रोड पहुंच जाओ, तो अगले साल नहीं, फिर 3 साल बाद, क्योंकि सरकार अभी एक थोड़ी बैठा रखेगी और भी रोड बनाना शुरू। ठीक, बात समझ में? और ये योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। तो देखिए 19 फरवरी 2015 से इस योजना को शुरू किया गया। 19 फरवरी 2015 से इस योजना को शुरू किया गया। यह कृषि एवं सहकारी विभाग, यह कृषि एवं सहकारी विभाग, यह कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया गया। अब इसमें कितने कितने नोडल एजेंसियां हैं? कृषि और कल्याण मंत्रालय, ठीक। दूसरा कौन सा हो गया? एक कौन सा होता है? कृषि सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग हो गया, और भारत सरकार। ये 3 नोडल एजेंसियां मिलकर इस कार्यक्रम का इंप्लीमेंट करें। बात समझ में आ गया? कोई डाउट? डाउट अपने लिए छोड़ ही नहीं है, कोई डाउट नहीं। एक और लिखिएगा, ये एग्जाम होगा कालिया, कालिया जानते नहीं क्या? कालिया एलियन, जो पहले हिंदी मूवी में खूब काम किया था, कालिया। मैं देखिए KALLIA, सॉरी KALIA, कालिया योजना जो है उड़ीसा सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार। अब इसमें आपका ये पूछेगा कि कालिया योजना किस राज्य से संबंधित, ये पीसीएस में पूछा है, कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या किसान योजना थी, ये भी उसी से गोरखपुर से, ये गोरखपुर से लॉन्च किया गया, लेकिन योजना भारत सरकार की। कालिया बस इतना जान लीजिए, उसमें 25,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन वो आपसे मतलब नहीं। बस इसमें एग्जाम में यही आएगा, देखो कुछ चीज़ें उतना ही जान, जैसे जो आपका लेवल है, मैं चाहता हूँ कितना एक्स्ट्रा में बता दूँ, पता चले उसी में आपका हाथ पास हो जाए। मृदा परीक्षण है, ये आधे घंटे का टॉपिक है मेंस का, और मेंस में क्वेश्चन आता है मृदा परीक्षण में, और इस पर एक पॉइंट इसका लाभ हानि सब बताया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या जरूरत है? आपके एग्जाम में बस इतना जरूरत है कितने साल पे जो है दिया जाता है, कितने साल पे दिया जाता है, और कौन सा मंत्रालय शुरू करता है, और क्या उसका लॉन्च किया जाता है। बस 3 ही पॉइंट आएगा आपके एग्जाम। तो हर एग्जाम का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, और मेरे हिसाब से जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। अब CGL का मैथ आप लगाना है, पता चले आप रेलवे दुर्गी को बैठ के लगा रहे हैं, तो CGL जन्म से नहीं निकलेगा। मैं कुछ बातें ऐसा फैक्ट बोल देता हूँ, पता चले आप रेलवे दुर्गी को बैठ के, तो वो ऑटोमेटिक लगाए जा रहे हैं, और CGL में आता है एडवांस मैथ। आप एडवांस मैथ कभी छुए ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा? कभी नहीं है, कभी नहीं। तो वैसे यहाँ आपको यहाँ पढ़ना है बेसिक, आपको GK नहीं पढ़ना, हाँ सॉरी, आपको GS नहीं पढ़ना, GK पढ़ना। GK क्या होता है? जनरल नॉलेज। GK प्लस GA दोनों, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, और GK में जनरल नॉलेज। बस जो UPSC का होता है वो GS होता है, जनरल स्टडी, सामान्य। और सामान्य अध्ययन में सारा चीज पढ़ना रहता है, होलिस्टिक लेवल। वो समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं प्लानिंग कमीशन, ठीक। प्लानिंग कमीशन क्या है? कौन बताएगा? प्लानिंग पता लग रहा है योजना आयोग, पहले से प्लान करके
सर योजना आयोग योजना आयोग का ही है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, आर्थिक नियोजन, प्लानिंग कमीशन, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है, कौन बता सकता है? भारत सरकार का थिंक टैंक होता है। भारत सरकार का थिंक टैंक आर्थिक नियोजन नहीं, नीति आयोग को कहते हैं थिंक टैंक। प्लानिंग कमीशन ये सही है। आर्थिक नियोजन आपने सही बताया, मैं आपका नाम नहीं। देखिए अगला टॉपिक है, इसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये आपका एग्रीकल्चर खत्म। ठीक, आपके एग्जाम में जितना एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बन सकता था मैंने सब पढ़ा दिया। ठीक है, वैसे पढ़ाने तो बहुत, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन जितना आपको जरूरत है उतना मैंने पढ़ा दिया। ठीक, एग्रीकल्चर का 2 दिन का टॉपिक नहीं है, एग्रीकल्चर का कम से कम 3 से 4 दिन का टॉपिक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2 दिन का टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग। लेकिन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। भारत में अभी तक बड़े आर्थिक नियोजन से मतलब क्या हो सकता है? नियोजन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या होता है? चीजों का प्रबंधन करना। ठीक है, आर्थिक नियोजन आपको है कोई भी चीज हो सकता है। उसमें देखिए कौन कौन सा होगा। आर्थिक नियोजन में सामाजिक होगा, प्राकृतिक होगा, आर्थिक होगा, मानवीय होगा, संसाधनों का आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, संसाधनों का नियंत्रण और वितरण, नियंत्रण और वितरण। अब आप समझिए, पता चले अगर आर्थिक और सामाजिक प्राकृतिक संसाधन का आप दोहन करना शुरू कर दें तो क्या है, समाज जो है या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंट अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, आर्थिक नियोजन का चीजों को नियंत्रित तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, नियंत्रित तरीके से चीजों को जितना जिसको जरूरत है उसको उतने ही मात्रा में चीजों को उपलब्ध करना। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले कौन दिया था? 1934 में भारत में सबसे पहले 1934 में इस कॉन्सेप्ट को विश्व रमैया दिया। कौन दिया था? विश्व रमैया। कौन सा दिया था? आर्थिक नियोजन। लिख लीजिए, विश्व रमैया। विश्व आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट कौन दिया था? विश्व रमैया ने कब दिया था? 1934 में। हिस्ट्री पढ़े 1934 में किस चीज की स्थापना की? 1934 किस चीज की स्थापना? उसकी तो पेरिस में ये बात 1934 एक्ट था, 35 राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1900 कब किया? क्या से आरबीआई का गठन 1935 सॉरी राष्ट्रीयकरण कब किया गया बताइए सर ऑप्शन दे दें। आप बताइए। 1931 राष्ट्रीयकरण किस चीज का? आरबीआई
रिजर्व सर बैंक। ऑप्शन दीजिए क्या आता है? ऑप्शन दे, हमारा ऑप्शन जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता हाँ, है, इसी वाले परेशान रहते हैं। नहीं सर आप बताइए। पकड़ लो, जब देखते हैं। सहयोग आप कर लेंगे। 48, 49, 50, 51 सबके पहले उनके जोड़ दो। 50 1948, 1949, 1950, 1951। 48 मुझे लग रहा है। 49 48 और कोई 49 है? और कोई? यही सही है। 49 बोल रहे हैं क्या? 1949 देख लीजिए, यही है। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन दिया था? विश्वरमैया। इनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम था प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसी किताब में उन्होंने आर्थिक नियोजन के बारे में बात किया। कौन बात किया? विश्वरमैया। कब किया था? 1934। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन का विचार किसने किया, तो कौन दिया था? उसमें नाम ले लेगा सी राजगोपालाचारी। उसके बाद जो नाम ले लेगा M.N. रॉय, ठीक, गांधी जी, और फिर किसका नाम ले लेगा? विश्वरमैया, APJ अब्दुल कलाम। किसका नाम है? विश्वरमैया। बता दिए, बता ही दो, नहीं तो अभी अब्दुल कलाम को बता दिए। आपको मतलब भी आना है कि नहीं करते थे, आपको पता नहीं। और कब आया था? 1934, ठीक है, 1934। पहले इसका रीजन समझना है, इक्वल चीजों का डिस्ट्रीब्यूट करना, अनबैलेंस करना, ठीक है, चीजों का समान रूप से नियंत्रण के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। अब चलिए आते हैं पहला इस पे पहले टॉपिक, और पहला टॉपिक आपका योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग सन 1950 योजना और आयोग, मतलब इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग बहुत सही। इसकी स्थापना कब की गई? 1950। बहुत 1950 कब किया गया था? 15 मार्च। कब? डेट याद रखिए, 15 मार्च 1950। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, ठीक। इसके उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष कौन? गुलजारी लाल नंदा। हाँ वो जाएगा। ये क्वेश्चन बना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सॉरी, गुलजारी लाल नंदा वो थे, जानते हो किसके? किसके थे? राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले, राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और इसके थे केसी नियोगी। केसी नियोगी, लिख लीजिए। और यह एक क्या संवैधानिक आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग है, कि संविधान तक गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक। अगर गैर संवैधानिक आयोग न होता तो मोदी चाचा ऐसे आके इसको खत्म नहीं करता। खत्म हो गया, पता है नहीं। इसके लास्ट अध्यक्ष कौन? ये गैर संविधान आयोग, ठीक, ये गैर संवैधानिक आयोग, ठीक। इतनी बात समझना है। प्लानिंग कमीशन की स्थापना, प्लानिंग कमीशन का विचार कौन किया, ठीक। और उसके बाद योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
उपाध्यक्ष पहले केसी नियोगी, ठीक है, और यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक। और इसको जो है इसके जगह पे 1 जनवरी, अगर कोई पूछेगा इसके जगह पे क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग। हाँ, तो इसके जगह पे 1 जनवरी, वैसे जो भी इंक डाला, कौन डाला, इंक कोई करता है, आप भी डालो, ये कल से आप भी इंक डालिए, ठीक है, ये आपसे डालेंगे, ये नहीं बोलो क्लास में बोला मत है, आप डालें तो जो है कम डाल सकते हैं, तब से उतना नहीं देखेंगे होगा, लेकिन कुछ आप भी डालना, इंक आप भी डालना है, नहीं भाई मत डालना, नहीं पता नहीं क्लास से ही बोला मान लेकिन सही डाल रहा है, चल रहा है, प्रॉपर वे में चल रहा है, ऐसे चलता है मुझे अच्छा लगता है। 1 जनवरी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन ही हटा देना, क्या क्या 2013, 2014, 2015, 2017, क्या नीति आयोग का 2015, इसके जस्ट बाद नीति आयोग का 2000। ये क्या है, थिंक टैंक मतलब समझते हो क्या है, कैसे बस थिंक टैंक बोले जा रहे हैं, थिंक टैंक के पीछे कोई लॉजिक है, ये सरकार का एक सोचने की संस्था है, इसका काम ये कि सरकार को नए नए विचार जो है क्या करती है, देती है, नए नए विचार देती है समाज में। देखो ये गरीबी का सूचकांक भी जारी करता है नीति आयोग, बहुत सारे सूचकांक जारी करता है, मतलब वो क्या होते हैं, जब इसके बाद टैग दूसरा होगा, टैग दूसरा होगा, इस पे कौन विचार करता है, हाँ? इस पे मतलब कौन विचार करता है? नीति आयोग का सदस्य नहीं, नीति आयोग एक अलग ही संस्था है, ठीक है, नीति आयोग में इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके इस टॉपिक के बाद प्लानिंग कमीशन के बाद यही चलेगा आपका नीति आयोग, दोनों लिंक चलेंगे। तो योजना आयोग के बारे में समझ में आ गया, ठीक है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है, इसके अध्यक्ष, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, ये पूछ लेता है, और ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का दोनों कॉमन है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, ये एक जो है जो मंत्री होता है कैबिनेट का मंत्री, कैबिनेट का जो मंत्री होता है उसी का दर्जा होता है, कैबिनेट के मंत्री का दर्जा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सदन की कार्रवाई में। एक बार मोंटेग सिंह औलिया, आलूलिया जो है ना, आलूलिया है, वो जो है उनके बारे में क्वेश्चन बना था, तो एक बार तो संसद की कार्रवाई में भाग लिया, उस बार क्वेश्चन बना था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं अटॉर्नी जनरल वगैरह भी तो रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ इसके संबंध में था योजना आयोग, ठीक है, तो जो है इन्होंने भाग लिया था लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते। समझ आए, समझ में आ रहा है बात, बात ध्यान आता नहीं और क्या बात, और लिख रहे हो नहीं, यही बातें समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। पहला इसके अध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदन, ठीक है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने जो बताया था वो सही है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा ही इसके पहले उपाध्यक्ष नाम गुलजारी लाल नंदा। सर एक मतलब वो ने फ्रॉड करके दिए, वो भी दे दिए, पहले अध्यक्ष इसके गुलजारी लाल नंदा,
गुलजारी का। अरे और सब सही बताया भाई, एक फैक्ट है दिमाग से स्लिप हो गया इधर उधर, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं गलत बताए हैं। किसके लिए करते हैं? केसी नियोगी। एक बात इसमें ध्यान दिया, जो केसी नियोगी थे इन्होंने इसका सिफारिश किया, ये लिखिए समिति का सिफारिश कौन किया था? सिफारिश कौन किया था? तो केसी नियोगी समिति ने इसका सिफारिश किया। बस जी सर, समझ आया? जी सर, आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कैसे समझ लो भाई, नहीं तो कहोगे सभी सब भाषा। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, बाकी जो कहानी बताया सब सही है। सिफारिश कौन किया था? ठीक, यही थोड़ा सा इधर हो गया। ठीक है, अब आते हैं और स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च। अब आते हैं अगला। सर जी ट्रेन भी आ रही थी। अच्छा ये खत्म कर लो मुझसे, इसके 4 किए तो इसका पापा है, इसका बेटा खत्म कर दो। 40 हो गया, 35 36। अच्छा तू जाते हो क्या? ट्रेन छूट जाएगी। चलो कौन कौन जा रहा है? नहीं, बहुत हो जाएगी। रूम ले क्या? चलो तो एक टॉपिक तो ये तो हो गया योजना आयोग। ठीक है, अब आता है आप में जा रहे हो घर पे क्यों जा रहे हो? 10 मजा नहीं आ रहा तब क्यों जा रहे हो? बैठो 5 मिनट हमने नहीं करा था, हमने 1.5 घंटे के बाद हो गया ना। देखो मैं कैमरा देख नहीं पा रहा, ठीक है? बताने से मतलब है समझ लो। ठीक है, आप महाराज जाओ यार, नहीं कहोगे बुलाने को। अगला आता है योजना आयोग को समझ हो गया। अब अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद। यही लास्ट टॉपिक, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, COUNCIL। इसका गठन कब किया गया? कौन बता सकता है? गठन कब किया गया? ये कब हुआ था? 50 मार्च। तो ये कब हुआ? कब हुआ? अगस्त 1952। अगस्त 1952 राज्यसभा गठन कब हुआ? राज्यसभा गठन कब हुआ? अच्छा लड़कियां कम आई और कुछ लोग गायब हो गए। एक और 5 लोग दीदी क्या छुट्टी में टेस्ट के नाम पर। अच्छा ये नहीं, हम नहीं कर सकते। हम एक पीछे रहो बस, समाज पेपर किससे जा रहा है? सर हम कहेंगे ना, आपसे नहीं कह रहे हैं। गठन जो है हमारे लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैं कल वैसे जहाँ तक टाइम मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद। सर हम कुंभ में सर बिल्कुल आएंगे क्या? कुंभ में आएंगे आएंगे भाई, का मेला देखने जा रहे क्या? नहीं मैं इलाहाबाद नहीं रहता था। सर कितने दिन के बाद आएंगे? इलाहाबाद मेरी कर्मभूमि है, तैयारी का इलाहाबाद से। सर आप कितने दिन के बाद आएंगे? 2 दिन के बाद? क्यों? सर बता दीजिए, क्यों ऐसा ना हो क्लास बंदी हो जाए। नहीं क्लास चलेगी जब तक मेरा सब्जेक्ट है तब तक ये चलेगा।
सबसे कहते हैं रीजनिंग की जो रीजनिंग बात में पढ़ो कि नहीं पढ़ो? सर रीजनिंग का बोला था रिवीजन के लिए उन्होंने। रीजनिंग कौन पढ़ा रहा है? सर अच्छा वो विपिन सर आए थे। मनोज सर भी आए थे। विपिन सर कैसा पढ़ा? बहुत अच्छा। सर बोलिए अच्छा लगता है। नहीं विपिन सर सर का नहीं चल रहा वीडियो चल रहा है सर, वीडियो चल रहा है सर। चल रहा है? बंद कर कर दिए थे। चलो नहीं चल रहा। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1952। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ, ये क्विज। अरे भाई वही होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उपाध्यक्ष कौन थे? पीटी ने ठीक है, देखिए अध्यक्ष गठन कब हुआ था? 1952। और यह भी क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। क्या है? पीछे जाने पीछे। गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये है, ठीक समझिए, इसके जो सदस्य होते हैं, इसमें जो सदस्यों का होता है, उसमें जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, वह इसके क्या होते हैं? सदस्य। और एक बात और ध्यान दें, अभी वर्तमान में नहीं है, प्रभावी नहीं, खत्म हो गया, लेकिन ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीति आयोग भी बना है इसके लिए। तो जब ये संस्थाएं खत्म हुई, उसको भी खत्म कर दिया। कहा नहीं तो हम जाते हैं, हम भी जा रहे हैं, फिर भी चला जाते हैं अपने घर हैं, जैसा कि हम लोग भी चले जाएंगे। तो अध्यक्ष कौन हो गया? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उपाध्यक्ष इसके लिए वही होंगे। कौन होंगे? यही गुलजारीलाल नंदा। ठीक, गुलजारीलाल नंदा। ठीक, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें दोनों में या इसी में लिख लीजिएगा, इसके लास्ट अध्यक्ष पूछ सकता है, अंतिम अध्यक्ष कौन? वो अंतिम उपाध्यक्ष, इसके अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह लिख देगा। मोटेक सिंह अंतिम उपाध्यक्ष। उसके लिए अरे हाँ, ये अंतिम उपाध्यक्ष मोटेक सिंह बहुत कठिन नाम है। ठीक है, इसमें सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसमें एक बात और, इसमें जो और जो क्या कौन होते हैं? केंद्र सरकार के सब कैबिनेट मंत्री। ठीक, तो इसका कार्य क्या है? ये भी क्या करता है? इस ये योजना बनाता है कि इसका अप्रूवल देता है। ठीक है, ये अप्रूवल देता है, फिर उसके बाद योजनाएं इम्प्लीमेंट होती हैं। और राज्यों के, देखिए ये जब तक प्रभावित तब तक के राज्यों के जो पैसा दिया जाता था राज्यों को, ठीक, राज्यों को पैसा अनुदान दिया जाता है, अनुदान मतलब इसी में सुझाव दिया जाता है कि राज्यों का अनुदान कितना दिया जाए, कितना परसेंट दिया जाए। गरीब को एक बीमारू राज्य जानते हैं, बीमारू राज्य कहाँ का? सॉरी, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये राज्य शामिल है बीमारू राज्य। तो बीमारू राज्य को दर्जा इसमें मिल जाता है, और बीमारू राज्य के लिए अलग से जो है बजट का प्रावधान किया जाता है, उनको अनुदान राशि ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें थी मिला जुला के। इसमें थोड़ा और बचा है, अभी पूरा बचा है। इसमें प्लानिंग कमीशन, टोटल प्लानिंग कमीशन कितने आए हैं?
बताइए। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक। ये जो योजना आयोग के तहत योजना पंचवर्षीय योजना आता है, वो अभी तक भारत में कितनी बार है और मतलब लास्ट बार कब आया? 11 बार। पहला कब आया? 1951। बहुत कितने कितने साल का? 5 साल का गया। योजना आयोग की योजना अवकाश योजना आयोग का 1969 तक एक बार 1990 से 92 और रोलिंग प्लानिंग कमीशन का बनेगा 20 सूत्री कार्यक्रम। उसी में कहा गया था अन्न के बदले अनाज के बदले काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज। उसी का कॉन्सेप्ट पे आज काम चल रहा है मनरेगा वाला, ठीक है। पहले काम के बदले अनाज देता था, अब जो है काम के बदले पैसा बेसिस। तो पंचवर्षीय योजना इसी के तहत शुरू की गई थी और पंचवर्षीय योजना लास्ट बार मोदी जी थे, उसके पहले करनी गई, ठीक। बरहनी पंचवर्षीय योजना लास्ट, बरहनी पंचवर्षीय योजना भारत का लास्ट था। उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई, तब से फिर क्या नीति आयोग अपना नीति आयोग कोई योजना नहीं बना। और योजना आयोग ये पढ़ाएंगे, समझ लीजिए थोड़ा बहुत। योजना अवकाश जो 1966 से लेकर 1969 तक था। और यह जो है पूर्णतः जो आप एक बात जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह पूर्णतः असफल थी। असफल क्यों हो गई? क्योंकि उसी समय 1966 से लेकर 1966 से जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था, इसके वजह से योजना जो असफल हुई। क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना से असफल हो गई, इसीलिए योजना अवकाश शुरू हुआ था 66 से लेकर। और फिर दूसरी बार योजना अवकाश 90 से लेकर 92 तक। 20 सूत्री कार्यक्रम 1980 में, ठीक है। तो ये सब सारी बातें पढ़ाएंगे आपको। गरीबी हटाओ, नियोजन, ये सब सारी बातें। और उसके बाद पहले योजना आयोग पे क्या फोकस किया गया था? पंचवर्षीय योजना में दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, चौथे पे क्या? पहले भी कृषि को, दूसरे को, हाँ पहले भी कृषि को, ठीक है। नेहरू को मंदिर कौन का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू को भारत का मंदिर। जो मतलब वो होता है जैसे